हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, हमने एचपीटैट में केमिस्ट्री सेक्शन के प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। और अगर आपको पुराने पार्ट्स यानी कि बाकी 4 पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। सो लेट्स देन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 is hard water does not give good leather with soap because soap is precipitated as। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर ये सोप के साथ अच्छा लेदर यानी कि अच्छा फोम नहीं बनाता है, क्योंकि जो सोप होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हमें बताना है कि सोप किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। तो देखो, जो सोप होता है वो होता है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, इट इज़ योर सोप स्टीरेट। तो इसका फॉर्मूला आता है C17H35COO Na। दिस इज सोप। अब जो ये आ गया सोप, ठीक है। और जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में। तो जब ये आइंस सोप के साथ यानी सोडियम स्टीरेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है आपका या तो कैल्शियम स्टीरेट बनेगा या फिर बनेगा मैग्नीशियम स्टीरेट। कैल्शियम स्टीरेट बन जाएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। ये कैल्शियम स्टीरेट बन जाएगा या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट बना देंगे, तो यानी कि इनके प्रेसिपिटेट बनेंगे। और इसी वजह से जो सोप होता है वो लेदर यानी कि अच्छी तरह फॉर्म नहीं बना पाता है। तो किसके प्रेसिपिटेट बने? फिर क्वेश्चन में ये पूछा था ना, सोप इज प्रेसिपिटेटेड एज, सो इट इज प्रेसिपिटेटेड एज calcium and magnesium stearate. So option number A is your right answer for this question. Okay, so अगला क्वेश्चन है फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स। तो पूछा है कि जो फिनोल होता है वो जिंक डस्ट के साथ उसके रिएक्शन करने पे क्या बनता है। तो देखो, फिनोल, दिस इज योर फिनोल, ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ गया। अब रिएक्शन करवा दो जिंक के साथ तो क्या बनेगा? इससे बेंजीन बनती है। बेंजीन, रुको, ये बन जाएगी आपकी बेंजीन। ओके, और साथ में जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO। सो कैंसर आ गया ऑप्शन नंबर A, बेंजीन बनेगी। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्ड्स टू sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन किस एंगल की वजह से होती है? आई मीन sp हाइब्रिडेशन का एंगल क्या है? सो इट इज़ 180 डिग्री, 180 डिग्री फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन। सो यस, ऑप्शन नंबर C इज़ योर राइट आंसर। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो 120 डिग्री एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्ड करता है फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और जो 109 डिग्री है ये करता है फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी सभी ऑप्शंस आपने ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। तो इनमें से लुईस एसिड कौन सा है तो वो बताना है हमें। तो सबसे पहले लुईस एसिड होते क्या हैं? सो लुईस एसिड स्पीसीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं ये। तो देखो, जो AlCl3 है इनमें से, यानी कि ऑप्शन नंबर A, ये लुईस एसिड है इनमें से, क्योंकि जो आपका एल्युमिनियम है इसमें वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर हम देखें तो AlCl3 में 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। सो यस, ऑप्शन नंबर A, AlCl3 विल एक्ट एज लुईस एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है इनमें से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है आपका H2O2 और यहाँ पे चार्ज आता है आएगा, अगर ऑक्सीजन पे चार्ज की बात करें तो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये पर ऑक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है।
तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। तो देखो, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, दूसरों को रिड्यूस अदर्स दूसरों को रिड्यूस करते हैं, जबकि खुद की इनकी ऑक्सीडेशन होती है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज अदर्स, बाकी दूसरों को करेंगे ऑक्सीडाइज, जबकि खुद की क्या होगी, रिडक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है ये, और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। So both an oxidizing and reducing agent. So it is your correct option for this question. So next is question number 6. तो which of the following is not a greenhouse gas? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और बाकी ओजोन, CH3 यानी कि आपकी मीथेन और वाटर वेपर, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड? तो इनमें से अमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ग्लास, क्रोम एलम या सिलिकॉन कार्बाइड? तो देखो, सॉलिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड और एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो आपका ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ योर अमॉर्फस सॉलिड। ये अमॉर्फस सॉलिड है, SiO2 होता है ये। और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल्स का, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो ग्रेफाइट जो होता है ये कोवेलेंट नेटवर्क होता है इसमें, और जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसमें भी कोवेलेंट नेटवर्क होता है, और जो क्रोम एलम होता है ये आता है आपका, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है, ये क्रिस्टलाइन आता है। तो क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज ग्लास इज योर अमॉर्फस सॉलिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following oxidation state is common for all lanthanoids? तो lanthanoids की common oxidation state, so it is +3. तो +3, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है केटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन। तो केटाइंस इंटरस्टिशियल साइट में किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट में, या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में? तो देखो, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो होता क्या है कि मान लो ये आपके पास ये आ गई एक क्रिस्टल लैटिस है, ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, रुको, और ये यहाँ पे बीच में केटाइन और एनाइन प्रेजेंट है इसके। ये आ गया जैसे कि केटाइन है, ये एनाइन है, इसी तरह ये केटाइन, फिर यहाँ पे एनाइन आ गया, ये केटाइन है, एनाइन, केटाइन आ गया, है ना। तो होता क्या है कि ये जो केटाइन है ये अपनी जगह से उठ करके, यानी कि ये कोई भी केटाइन है, ये यहाँ से उठ करके इंटरस्टिशियल साइट बीच में आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया A+ यहाँ पे बीच में। तो इसे कहते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट में जो क्रिस्टल होता है वो न्यूट्रल रहता है, और जो डेंसिटी होती है उसकी वो भी सेम रहती है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है इक्वेनिल इज़। तो इक्वेनिल बताना है हमें कि क्या है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ट्रैंक्विलाइजर है, एंटीस्टामिन है, या फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग है? तो देखो, ये इक्वेनिल जो होती है ये एक मेडिसिन है, ये एक मेडिसिन है या फिर ड्रग कह लो, जो कि एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं इसे।
और जितने भी जो ड्रग हैं जो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर मूड को ऑल्टर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ट्रैंक्विलाइज़र के कैटेगरी में आते हैं। एंटी डिप्रेसेंट आ गए ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। तो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका लैंथेनाइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो लैंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है आपकी इस तरह से, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आ गई आपकी ज़ीनॉन नोबल गैस, देन 4f 1 to 14 एंड 5d 0 to 1 एंड 6s2। ये आ गई आपकी लैंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है 4f ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं, 1 to 14 ये देखो फिल होते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ। तो विनेगर किसका सॉल्यूशन होता है। सो विनेगर इज सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of electrons in an element is x is 15, number of neutron is 16, correct representation of element। तो देखो आपको कोई एलिमेंट x दिया हुआ है और आपको उसके इलेक्ट्रॉन भी बताए हैं और न्यूट्रॉन का नंबर भी दिया है और आपको रिप्रेजेंटेशन बतानी है एलिमेंट की। तो मैं आपको इसके सबसे पहले ऑप्शंस लिख के दे देती हूँ। इसके ऑप्शंस हैं इस तरह से, क्या गया x 15 31 यहाँ पे, बी ऑप्शन है आपके पास x 15 एंड सॉरी x 16 एंड ये 31, देन 31 है यहाँ पे। देन सी ऑप्शन है कि x है आपका 15, ये यहाँ पे नीचे 15 और ये ऊपर 16। देन डी ऑप्शन में है कि 16 है यहाँ पे और ये 15। तो ठीक है, अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो आपको बोला है कि आपके पास कोई एलिमेंट x है, लिख लो x है एलिमेंट, ठीक है। उसमें आपको बोला है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दिए हैं आपको, वो है 15। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ 15, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी दिया है, वो कितने दिए हैं, न्यूट्रॉन दिए हैं आपको 16 न्यूट्रॉन आ गए। तो अब आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है इस फॉर्म में। तो देखो ये आपका एलिमेंट x है, यहाँ पे आता है नीचे एटॉमिक नंबर आता है ना, और ऊपर आता है यहाँ पे मास नंबर। तो आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता करना है यहाँ से। तो देखो इलेक्ट्रॉन नंबर दिया है 15 और हमें पता है कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड इट इज़ इक्वल टू योर एटॉमिक नंबर। यह आता है आपके एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया आपका 15, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में, और ये बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ से लिखो अभी, ये आ गया। अब हमें क्या पता करना है, इसका मास नंबर। तो मास नंबर के लिए देखो, मास नंबर हमें पता है क्या होता है, योर मास नंबर, लिखो मास नंबर होता है आपका, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर दो। तो प्रोटॉन कितने आए आपके पास, प्रोटॉन आए 15 और न्यूट्रॉन कितने 16, तो ऐड कर दो तो कितने आ गए 31 आ गया मास नंबर। तो क्या आ गई करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट की, ये x आ गया और इसका हमने एटॉमिक नंबर पहले निकाल लिया, वो कितना आया था, वो आया था 15 और ये मास नंबर कितना आया आपका 31। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। ये आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो
बोला है कि द गैसियस एनवलप अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमोसफेयर, कि अर्थ के अराउंड जो गैसियस एनवलप है उसे एटमोसफेयर कहते हैं, ठीक है। द लोएस्ट लेयर ऑफ दिस इज एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर, और ये बोला कि इसकी लोएस्ट लेयर है वो 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, फ्रॉम सी लेवल से 10 किलोमीटर तक है, तो इस लेयर को क्या कहते हैं। तो देखो, जो आपका एटमोसफेयर है उसकी 5 लेयर्स आती हैं। ये आ गई आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजोस्फेयर, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर। तो देखो जो लोएस्ट लेयर आ गई वो आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ में आपको ये भी बताया है कि इसका डिस्टेंस कितना है समुद्र से, इसका डिस्टेंस है सी लेवल से 10 किलोमीटर तक का। ओके, सो यस, क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो आंसर आ गया क्वेश्चन का आपका, इट इज़ बी ऑप्शन, ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।